माय गुडनेस, कैन यू बिलीव कि 1865 के अंग्रेजों के बनाए आईपीसी और सीआरपीसी से हम अभी तक देश चला रहे थे। हमने कौन सा संविधान लिखा, क्या लिखा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जब न्याय व्यवस्था के लिए हमने कुछ लिखा ही नहीं, हम अंग्रेजों के बनाए उस आईपीसी और सीआरपीसी को ढो रहे थे अभी तक। तो ये दो बदलाव हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इन दो बदलावों को करने से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देखिए प्रयास हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि लगातार आरोप लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसे जो संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, मतलब इनको ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया। हमारे संविधान ने ईडी और सीबीआई को पूरी की पूरी आज़ादी दे रखी है जांच करने की, लेकिन लगातार इस देश में आज़ादी के बाद से आप पाएंगे कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहा है, और इस सरकार में भी, मोदी सरकार भी इसका भयानक दुरुपयोग कर रही है। वो दुरुपयोग ये है कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो भाजपा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो सत्ता के लिए भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भाजपा लगातार प्रोटेक्ट कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। और तीसरे टर्म में मैं मोदी जी से उम्मीद करूँगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर इस देश की जनता उन्हें सदियों तक माफ़ नहीं करेगी कि कोई व्यक्ति आया था इस देश में, जिसे इस देश की जनता ने इतने अपार बहुमत से सत्ता में बैठाया था लगातार 15 साल। उसके बाद भी वो व्यक्ति इस देश में क्रांतिकारी बदलाव लाने में विफल रहा। वो व्यक्ति एक विफल व्यक्ति, एक विफल प्रधानमंत्री की तरह याद किए जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर वो तीसरे टर्म में जो उनको मिलने जा रहा है, लगभग ये तय हो चुका है कि वो जीतने जा रहे हैं, उसमें भी अगर वो विफल हुए इन कार्यों को करने में, तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक असफल प्रधानमंत्री मानूंगा, और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें एक असफल प्रधानमंत्री ही मानेंगी। और अगर भ्रष्टाचार की बात करी जाए तो कैन यू बिलीव कि 2022 में हम 180 देशों में 50वें नंबर पे थे, और 2023-24 में हमारी स्थिति ये है कि हम इस समय 90वें नंबर पे हैं। 90s 180 देशों में 93 पोजीशन हमारी, 180 देशों में हम 93वें स्थान पे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। यानी इतना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हमारे लोगों की नसों में चला गया है, और ये भ्रष्टाचार तब मिटेगा जब नेम देम एंड सेम देम के फार्मूले को समाज के अन्य लोग जो भ्रष्टाचारी नहीं है वो अपनाएंगे। आज सफलता की परिभाषा बदल गई है। दुखद है ये समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए दुखद है जहाँ सफलता की परिभाषा बदल जाए। आज हमारे देश में सफलता की, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे देश के कोने कोने में आप हर जगह देखिए कि सफल किन्हें माना जा रहा। आज इन के इन प्रकार जैसे तैसे अपराध करके, भ्रष्टाचार करके, कुछ भी करके जो व्यक्ति धन कमा ले रहा है, हम उसे ही सफल मान रहे हैं। और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारी संसद में और हमारी विधानसभाओं में ढेर सारे ऐसे अपराधी, भ्रष्टाचारी जो घोर निंदनीय कार्य करने वाले हैं, जिन्हें जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो कानून बना रहा है संसद में बैठ के, विधानसभाओं में बैठ के वो देश चला रहे हैं। और देश के जो पढ़े लिखे, ईमानदार, सत्यनिष्ठ लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आ रही है कि समय अभी नहीं बीता है। मैं वो पंक्तियाँ याद नहीं कर पा रहा हूँ। उनका कुल कहने का मतलब यही था कि अभी जो चुप हैं, समय उनका भी हिसाब लेगा। आप अगर खामोश हैं, अगर आप सिर्फ तमाशबीन बने बैठे हैं, तो वक्त आपसे भी हिसाब लेगा कि वाई यू आर साइलेंट, वाई डोंट यू स्पीक। क्यों नहीं बोला आपने, क्यों चुप रहे आप, क्यों खामोश रहे। तो मित्रों, इस वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि उन्होंने सदन में वादा किया है कि तीसरा कार्यकाल उनका बड़े निर्णयों का कार्यकाल होगा, तो हम सब देशवासी ये आशा करेंगे। और मैं समस्त हमारा तीसरा कार्यकाल विनम्र अनुरोध करूंगा नरेंद्र मोदी जी से, और उन्हें याद भी दिलाऊंगा कि ऐसा अवसर भारत में हर किसी को नहीं मिलता है। करोड़ों में सदियों बाद कोई एक व्यक्ति होता है जिसको इस ढंग के अवसर मिलते हैं, इस ढंग की शक्ति मिलती है कि वो देश की दिशा और दशा बदल सके, देश का इतिहास और भूगोल बदल सके। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आशा करूंगा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में ये जो 5 साल उनको मिलने जा रहा है, उसमें वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां सदियों तलक उन्हें याद करेंगी। देश का नक्शा बदल दें, देश से भय, भूख, अपराध,
अन्याय सब मिटा दें या मिटाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक ईमानदारी से प्रयास करें। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो ये सारी चीज़ें संभव हैं, ये सारी चीज़ें संभव हैं। हम इस देश को फिर से एक बार विश्व गुरु बना सकते हैं, हम इस देश को फिर से दुनिया का सरमौर बना सकते हैं अगर हमारे प्रयास में ईमानदारी हो, अगर हम सच में चाहें कि हमारी संसद जो अपराधियों से मुक्त हो, हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे, हमारे देश में जो संपदा है उसका बंटवारा सही ढंग से हो। मुझे जाते जाते एक चीज़ और याद आ गई जिसको मैं कहना चाह रहा था कि इस देश की 1% लोगों के पास 40% संपदा है। कैन यू बिलीव? और देश के लगभग 15% लोग आज भी बहुआयामी गरीब हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार ने सदन में आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि आज भी देश के 15% आबादी जो बहुआयामी गरीब का तात्पर्य यह है कि जिसके पास कुछ नहीं है, न घर है, न कोई ठिकाना है, न शाम को रोटी मिलेगी तो सुबह मिलेगी कि नहीं, यानी कि जिसके पास कुछ भी न हो, एकदम खाना बदोश आप कह सकते हैं। 15% लोग आज भी हैं। और अंदाज़ा लगाइए बीच के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। जिस देश में 1% लोगों के पास देश की 40% संपदा हो, इससे साफ जाहिर है कि ये जो है न्याय नहीं है। आर्थिक विषमता जो है ये भ्रष्टाचार के चलते, अपराध के चलते, अन्याय के चलते पनपी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय ये चीज़ें मिटनी चाहिए। कोई भयभीत नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए देश में, और वो अधिकार उसे तब प्राप्त होगा जब कानून सही ढंग से काम करेगा, जब हमारा संविधान सही ढंग से काम करेगा और हमारे संविधान को संचालित करने वाले लोग ईमानदार होंगे और निष्पक्ष होंगे। कोई भेदभाव उनके अंदर जब नहीं रहेगा तब निश्चित रूप से हमारा संविधान सही ढंग से काम करेगा और सारी उसके नीचे की जो व्यवस्था है वह सब लोग सही ढंग से काम करेंगे और भारत एक बार फिर से विश्व के सामने एक आदर्श बन के प्रस्तुत होगा। जैसा कि माना जाता है कि एक समय हम थे, वी वेयर द वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु थे। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 पर थी। हम गुलाम हो गए अपनी इन्हीं बुराइयों के चलते, हम अपने जातिवाद के चलते, हम अपने भेदभाव के चलते, हम अपने भ्रष्टाचार के चलते हम गुलाम हो गए। सदियों तक हम गुलाम रहे। हम इस समय गुलाम नहीं हैं, सौभाग्य से। और नरेंद्र मोदी जैसा एक लीडर है जिसके साथ देश की सारी जनता खड़ी है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से जाते जाते फिर कहूँगा कि इस अवसर को न चूकें। नहीं, इतिहास कभी नहीं माफ़ करेगा, तो ये देश कभी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए कुछ ऐसा कर जाए कि बदल जाए ये भारत, फिर से बन जाए एक बार विश्व गुरु। बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ समस्त देशवासियों की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करूँगा, बदल लीजिए सब कुछ। ईमानदारी से सिर्फ 5 साल ईमानदारी से, बगैर सत्ता के लालच के, बगैर कुर्सी के लालच के आप काम कर जाएं। देखिए ये देश सदियों सदियों तक आपका आभारी रहेगा। इस देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।